वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम टॉपिक थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेदा स्टडीज ऐप के थ्रू। तो सिद्धांत के लक्षण हम डिस्कस करते हैं। सिद्धांतो नाम स य परीक्षय बहुर्विधम परीक्षय हेतुभिश्च साध्य साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। चरक विमान का 8th चैप्टर का 37 श्लोक है। क्या बोला गया है? सिद्धांत वह निर्णय होता है जिसे परीक्षक द्वारा किसी विषय को बार बार परीक्षण करने और विभिन्न हेतुओं जैसे कि प्रत्यक्ष अनुमान, एतिहा और उपमान का प्रयोग करके सिद्ध करने के बाद दिया जाता है। यह निर्णय स्थायी और अंतिम होता है जिसे साक्ष्यों के आधार पर स्थापित किया जाता है। यहाँ बोला गया है कि जो सिद्धांत होते हैं वह निर्णय होता है एक, जिसे परीक्षक मतलब एग्जामिनर जो होता है एक पर्टिकुलर विषय पे बार बार क्या करता है, टेस्टिंग करता है, परीक्षण करता है और बहुत सारे रीजंस को भी ध्यान में रखता है। उसके साथ साथ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी चल रही होती है, अनुमान भी लगाए जा रहे होते हैं, एतिहा भी दिया जा रहा, मतलब बुक्स में जो मेंशन है वो भी देखा जा रहा होता है, और एनोलॉगी उपमान भी होते हैं, उपमा भी होती है कईयों के साथ। उन सब के साथ इसको सिद्ध प्रूव किया जाता है। ठीक है, और वो जो निर्णय बनता है वो स्थायी होता है और अंतिम होता है, मतलब परमानेंट एक निर्णय दिया जाता है और स्थापित किया जाता है। दैट इज द सिद्धांत। सिद्धांत का निर्माण इसलिए किया जाता है कि इससे विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में कोई मान्यता प्राप्त हो सके जिस विषय पर विश्वास किया जा सके और जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बाद वैध सिद्ध हो चुका हो। इसलिए सिद्धांत न केवल ज्ञान का एक भाग होता है बल्कि उस ज्ञान को व्यवहारिक और विश्वसनीय बनाता है। यहाँ क्या बात कही जा रही है कि सिद्धांत का जो निर्माण है ना, वो क्यों किया जा रहा है? ताकि आपको एक क्षेत्र क्षेत्र जो है, आपका एक ब्रांच है, उसमें जो भी स्पेसिफिक नॉलेज है, विशिष्ट ज्ञान है, वो आपको मिल सके, जिसपे आप क्या कर सको, ट्रस्ट कर सको। ठीक है, वो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बार परीक्षण करके आया है आपके पास, तो एक उसको जो प्रूवन किया गया है वो बहुत सारी टेस्टिंग के बाद किया जा चुका है, उस पे एक विश्वास जनरेट हो जाता है हम लोगों का। इसलिए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इससे सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलता है, लेकिन उस ज्ञान पे विश्वास भी बन जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से सिद्धांत एक वैज्ञानिक और विद्यालयिक संदर्भ में भी उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि यह विषय के अध्ययन और शोध के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। देखो, सिद्धांत है तो उसको आप कल को एकेडमिक में भी यूज करोगे। ठीक है, वहां पे भी आप लोगों को पढ़ाओगे और भविष्य में उसको अध्ययन भी कराओगे, क्योंकि एक विश्वास है और ये एक परमानेंट हमने क्या बना लिया है, सिद्धांत बना लिया है, रूल आउट बना लिया है। एक रूल जो भी निकलता है वो कैसे निकलता है यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक एक मजबूत आधार बनता है। लोग स्टार्टिंग से अगेन स्टार्ट नहीं करते हैं रिसर्च। जितनी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, जो प्रूव्ड है, उसके आगे की फर्दर रिसर्च करो। बार बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। दैट्स वाई सिद्धांत लाए गए हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही मतलब निकलता है। अब देखते हैं सिद्धांत के भेद क्या है। टाइप्स ऑफ सिद्धांत: सचतुर्विध, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, उपगम सिद्धांत। शच इति, ये चरक विमान में 8th चैप्टर 37 श्लोक मेंशन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि सिद्धांत जो है वो 4 तरह के होते हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण सिद्धांत और अभ्य उपगम सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये देखते हैं अब हम। इन सिद्धांत में क्या बोला गया है कि सर्वतंत्र सिद्धांत इज अ यूनिवर्सल, मतलब कि वो सभी शास्त्रों में एक समान मिलेंगे। अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे और इस शास्त्र में, इस शास्त्र में चेक कर लो, हर जगह सेम मिलेंगे, तो वो हो गए सर्वतंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत जो सिर्फ इसमें मेंशन है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, सिर्फ एक शास्त्र में ही दिया गया है स्पेसिफिक, प्रतितंत्र। अधिकरण सिद्धांत, इसके अंदर भी यहाँ एक छोटा सा टॉपिक होगा, उसके लिए ही ये बात करी गई है और पूरे शास्त्र के लिए नहीं कही गई है, एक टॉपिक के लिए कही गई है, विशेष संदर्भ के लिए, कॉन्टेक्चुअल अधिकरण सिद्धांत। नेक्स्ट है अभ्य अभ्य उपगम सिद्धांत। हाइपोथेटिकल है, मान्यता और सहमति पे आधारित है, कभी जब माना गया था तब ये बात बोली गई थी। ठीक है, हाइपोथेटिकल। ओके, अब हम एक एक को और डीपली हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत और यूनिवर्सल थ्योरी। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल थ्योरी है या सर्वतंत्र सिद्धांत है वो क्या कहता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सभी विद्वान और शास्त्रों में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार के सिद्धांत की विशेषता यह होती है कि ये विभिन्न विषयों और अध्ययन क्षेत्रों में लागू होती हैं और इन्हें व्यापक रूप से सच माना जाता है। क्या बोला गया है? जो सिद्धांत सभी शास्त्रों में मान्यता प्राप्त हो रखी है जिस सिद्धांत की, उनको क्या बोला? सर्वतंत्र सिद्धांत। और ये जो होते हैं ना, ये विभिन्न विषयों, अध्ययन क्षेत्र सब पे लागू होते हैं, बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, इन्हें व्यापक रूप से सच माना जाता है। इन सिद्धांतों को अक्सर फंडामेंटल और कोर प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? फंडामेंटल और कोर प्रिंसिपल, क्योंकि ये ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में से एक समान रूप से वैध होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्ञान के विभिन्न शाखाओं में एक समान रूप से वैध होता है, मतलब हर जगह ये अप्लाई हो रहे होते हैं। ये सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों में एक सार्वभौमिक तत्व के रूप में मौजूद होता है। क्या बोल रखा है कि ये जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं और दार्शनिक विचार जो होते हैं ना, इन सब में ये जो सिद्धांत होता है, ये अलग अलग वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों में एक सार्वभौमिक तत्व के रूप में, मतलब कि ये लगेगा लगेगा हर जगह ये अप्लाई होगा, इस तरीके से लगते हैं। तो इसको हमने क्या बोला है? फंडामेंटल और कोर प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है और यूनिवर्सल थ्योरी कहते हैं। साथ में क्या बोल रखा है? उदाहरण के रूप में जैसे कि पंचमहाभूत का सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत कहता है कि ये सब कुछ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यह आयुर्वेद, योग, वास्तुशास्त्र जैसे विभिन्न भारतीय शास्त्रों में स्वीकार्य है। बोला गया है कि जो हमारा पंचमहाभूत सिद्धांत था कि सारी चीजें जो है पंचमहाभूत से बनी है, ये आयुर्वेद में भी अप्लाई है, योग में भी, और जो भी वास्तुशास्त्र हमारे बने हुए हैं उन सब में भी अप्लाई हो रखी है, हर जगह बोला हुआ है। ठीक है, कर्म सिद्धांत एक आता है जिसमें बोला गया है, कर्म सिद्धांत में क्या बोला गया? यह सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया को एक समान प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया का एक समान प्रतिक्रिया होती है। यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी मान्य है। मतलब कि बोला गया है कि कर्म जो होते हैं ना, वो हर चीज का बोलते हैं, हिसाब रखते हैं, एक समान प्रतिक्रिया करते हैं हर कर्म। अगर यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, वहां पे हम लिखने का काम कर रहे हैं, तो सेम ही है हर जगह, हर बंदा कैसे भी करेगा वो कर्म ही कहलाएगा। अगर राइटिंग है, मैं लिख रही हूँ, कोई और लिख रहा है, कर्म जो है एक ही प्रतिक्रिया रखते हैं। तो ये धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसका मानना है, कर्म सिद्धांत ये कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मित तस्मिने एक तस्मिन तस्मिन एकम एक अस्मिते तंत्रे तत्प्रति प्रसिद्धम। चरक विवान का 8 चैप्टर का 37 श्लोक है। क्या कहता है? प्रतितंत्र सिद्धांत उन विशेष धारणाओं और नियमों को दर्शाते हैं जो किसी एक विशेष शास्त्र या विधा के भीतर महत्वपूर्ण होते हैं। बोल रखा है कि प्रतितंत्र सिद्धांत मेनली उन विशेष धारणाओं और नियमों को दर्शाता है जो सिर्फ एक शास्त्र में या एक विद्या में ही एप्लीकेबल है। इस प्रकार के सिद्धांत विशेष रूप से उस विद्या में उपयोगी होते हैं जिसमें वे विकसित किए गए हैं, लेकिन अन्य विद्याओं में अनेक इनका कोई महत्व नहीं होता है। देखो, कोई चीज है, उसका उन्होंने बोला कि हमारे सब्जेक्ट में ये कहा गया है, एक पर्टिकुलर शास्त्र में ही जो बोला गया है उसके लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरे, अब जो फिजिक्स के रूल है वो बायोलॉजी में तो लगेंगे नहीं, फिजिक्स के फिजिक्स में ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इस चीज को बोला गया है। उदाहरण, रसों की संख्या। जैसे कि आपने उल्लेख किया है, कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या को 6 माना है जबकि अन्य ने इसे 8 माना है। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक ही विषय पर विभिन्न तंत्रों में भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं और यह प्रत्येक तंत्र के अध्ययन और परंपरा पर निर्भर करता है। क्या बोला गया है कि देखो, रस कहीं 6 माने, कहीं 8 माने, कई असंख्यक माने, सबने अलग अलग माने। ठीक है, हर एक शास्त्र में अलग अलग मिले। तो ये हो गया रसों की संख्या का एक उदाहरण। इसमें आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत केवल आयुर्वेद में महत्वपूर्ण होता है और इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञानों में नहीं माना जाता है। अब मॉडर्न साइंस इसे नहीं मानती, सिर्फ आयुर्वेद साइंस ही इसे मानती है। यह विशेषतः आयुर्वेद चिकित्सा की प्रणाली में ही प्रासंगिक है क्योंकि ये आयुर्वेद स्टडी में ही माना जा रहा है। ठीक है, आइए, जो त्रिदोष सिद्धांत है ये मेनली इसी में माना गया, मॉडर्न साइंस या हमारी अदर साइंसेस में इसके बारे में नहीं बोला गया। तो इस तरीके से ये जो है सिर्फ इस शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र में माना गया, दैट इज द प्रतितंत्र सिद्धांत का एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा प्रतितंत्र और सर्वतंत्र सिद्धांत खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिकरण सिद्धांत, जिसे हम इम्प्लाइड थ्योरी और ट्रिब्यूनल थ्योरी कहते हैं। अधिकरण सिद्धांतो नाम स यस्मिन् अधिकरणे प्रसूत्यमाने सिद्धान्ते अन्य अन्य अप्य अधि अधिधारणानि भवन्ति। चरक विमान 8वें चैप्टर का 37 श्लोक।
जब किसी विशेष विषय का विवरण किया जाता है और उसे स्वीकार किया जाता है तो उस विषय से जुड़े अन्य सिद्धांत भी मान लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जब एक मुख्य विषय को समझा और स्वीकार किया जाता है तो उससे जुड़ी संबंधित तथ्य और धारणाएं भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार की जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जब किसी विशेष विषय, जब आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में विवरण किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, और उसे माना जा रहा है, तो उसके आसपास जो भी सिद्धांत उस पर एप्लीकेबल हो सकते हैं उनको भी हम वहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आप कोई एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो चीजें बात करी जा रही है उनको मान रहे हैं, तो उसके आसपास उससे जुड़े जो भी हमारे क्या होंगे सिद्धांत होंगे, आप उनको भी वहां पे एप्लीकेबल मानोगे, ठीक है, उनको भी स्वीकार करोगे। दैट इज द अधिकरण सिद्धांत, जो पर्टिकुलर विषय के बारे में बात कर रहे होते हैं। उदाहरण अगर हम लेते हैं तो क्या कहा गया है, जैसे यह कहा जाता है कि मुक्त पुरुष शुभ और अशुभ कर्म नहीं करते क्योंकि वे निष्क्रिय होते हैं। बोला गया है जो हमारे मुक्त पुरुष हैं, लिबरेटेड बीइंग्स हैं, वो शुभ और अशुभ कर्म नहीं करते हैं, ठीक है, वो डिजायरलेस होते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कर्मों के फल होते हैं और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यहाँ मुक्त पुरुषों की निष्प्रियता को स्वीकार करने पर कर्म और उसके फलों के सिद्धांत को भी स्वीकार करना पड़ता है, जो अधिकरण सिद्धांत का एक उदाहरण है। देखो, एक मुक्त पुरुष है, ठीक है, वो शुभ अशुभ कर्म ऐसे नहीं करता, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, वो निष्क्रिय होकर काम कर रहा है, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है, हमें ये तो पता ही है ना कि कोई भी कर्म करते हो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो मृत्यु के बाद से ही उन कर्मों का भी आपको फल मिलेगा, चाहे वो शुभ, अगर शुभ कर्म है तो शुभ मिलेंगे, अशुभ है तो अशुभ, कुछ तो मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ मुक्त पुरुषों की निष्प्रिया को, डिजायरलेस को स्वीकार करने के पर कर्म और उसके फलों के सिद्धांत को भी आपने साथ में स्वीकार किया, ठीक है, आपने उस व्यक्ति की जो बात थी वो उसको तो स्वीकारा, साथ में ये पॉइंट भी, ये सिद्धांत भी आपने स्वीकारा कि कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड आपने इस बात का सिद्धांत को भी आपने माना, तो दैट इज द उदाहरण ऑफ अधिकरण सिद्धांत, ठीक है। ये हमारे अधिकरण सिद्धांत का है, ठीक है, जहाँ पे एक टॉपिक के साथ, अगर आप एक टॉपिक को, हम क्या करें, एक विषय के विवरण को आप स्वीकार रहे हैं तो उसके साथ जो भी सिद्धांत होगा ना आप उसे भी मानेंगे, ठीक है, जो सिद्धांत होगा आप उसे भी मानेंगे। तो यहाँ पे होता है अधिकरण सिद्धांत खत्म। अब हम देखते हैं अभ्युपगम सिद्धांत, एक्सटेम्पोर और हाइपोथेटिकल थ्योरी। अभ्य उपगम सिद्धांतो नाम स यमर्थ यमर्थम सिद्ध अपरीक्षितम अनु पदिष्टम हेतुकम वा वादकालेह उभय उपगम गच्छन्ति भिषजः। क्या बोला गया है, अभ्य उपगम सिद्धांतो नाम स यम अर्थम असिद्धम अपरीक्षितनम अनु। बोला गया एक ऐसा सिद्धांत किसी जिसमें किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित और अहेतुक बात को वैद्य या चिकित्सक समूह वाद विवाद के समय स्वीकार करे। कोई वाद विवाद चल रहा था तो उन्होंने ऐसी बात को स्वीकार कर दिया जो प्रमाण भी नहीं करा गया, अभी तक परीक्षा भी नहीं करी गई और उसके कोई रीजंस के बारे में भी बात नहीं हुई अब तक, ठीक है, बस ऐसी वाद विवाद में उसको स्वीकार लिया गया। अक्सर इसे तर्कों के समर्थन के लिए अस्थायी रूप से मान्यता दे दिए, अपने तर्कों को साबित करने के लिए इनको बारे में सोचा नहीं गया और इनको एकदम से मान्यता मिल गई। दैट इज द अभ्य उपगम सिद्धांत, जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, उनको भी उन्होंने मान लिया वहां पे। जब किसी विषय पर चर्चा या विवाद होता है और उस विषय पर स्थायी या पुख्ता जानकारी न होने के बावजूद वैद्य और डॉक्टर स्वीकार कर लेते हैं उस बात को, आपको उसकी एक टॉपिक की आपको पर्टिकुलर जानकारी नहीं है लेकिन किसी बात पे कोई चर्चा चल रही थी, वो टॉपिक वहां पे आया और उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी और फिर भी आपने स्वीकार कर लिया, तो ऐसे सिद्धांत को अभ्य उपगम सिद्धांत कहा जाता है। यह एक तरह का अनुमान और कल्पना पर आधारित होता है, कि यह अनुमान और कल्पना पर आधारित होगा जो अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाता है, तब जब तक कि ठोस प्रमाण ना मिल जाए उसे हम अस्थायी रूप से, मतलब ऐसा भी नहीं बोलेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन एक तरीके से उसे मान लिया जाता है और जब ठोस प्रमाण मिलता है तो उसको चेंज भी करा जा सकता है। तो ये कौन सा होता है, अभ्य उपगम सिद्धांत होता है, ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि चिकित्सा के किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के दौरान वैद्यों का एक समूह यह मान लेता है कि द्रव्य ही रोगों का मुख्य कारण है।
जो द्रव्य है वही रोगों के मुख्य कारण माने गए हैं। ठीक है, बजाय इसके कि गुण को प्रधान माना जाए, उन्होंने गुण को प्रधान ना मान के द्रव्य को प्रधान मान लिया। गुण को प्रधान नहीं माना, द्रव्य को प्रधान मान के बोल दिया कि वही रोगों का मुख्य कारण है। ठीक है, यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक इसके विपरीत सबूत ना मिल जाए या सिद्ध ना हो जाए कि गुण वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है। और उस बात को कि द्रव्य ही रोगों का कारण है, ये तब तक माना गया जब तक कोई ये सबूत लाके नहीं दे देता कि भाई गुणों को वास्तवता में अधिक महत्वपूर्ण रखा जाओ, और मतलब कि गुण जो है वो मेन रीजन होते हैं रोग के कारण का। द्रव्य की जगह गुण जो है वो मेन रीजन है। जब तक ये प्रूफ ना करा जाए तब तक हम यही चलाते आते हैं कि द्रव्य ही जो है मुख्य कारण होता है रोग का। ठीक है, तो ये होता है हमारा अभ्य उपक सिद्धांत। तो ये जो अभ्य उपक सिद्धांत है ये हाइपोथेटिकल बेस्ड होता है। अधिकरण सिद्धांत जो होता है वो हमारा विषय से बेस्ड जो होता है, मेनली विषय को स्वीकारा तो उसके साथ के जो सिद्धांत है या उससे जुड़े हुए सिद्धांतों को भी आपको स्वीकारना होता है, दैट इज द अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, और एक होता है प्रतितंत्र सिद्धांत, जिसमें क्या होता है एक सिद्धांत, एक शास्त्र में एक बात कही गई है, दूसरे शास्त्र में दूसरी बात कही गई है। तो पर्टिकुलर हर शास्त्र में एक अलग अलग बात बोली गई है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। देखो, एक विषय पे एक एक शास्त्र कुछ और कह रहा है और दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है, तो प्रतितंत्र। लेकिन एक विषय के बारे में अगर सारे के सारे जो शास्त्र हैं या सारे की सारी विद्या में हर चीज में एक ही बात बोली जा रही है, मतलब कि हर जगह वो सेम चीज एप्लीकेबल हो रही है, दैट इज द सर्वतंत्र सिद्धांत। और उसके बाद बोला गया है कि सिद्धांत के जो भेद हैं उसका एक श्लोक है, अगर चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज सिद्धांत क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आ सकता है। ये लक्षण जो है याद करना वाला है, और यहाँ पे लक्षण और जो क्लासिफिकेशन जो है हमारे सिद्धांत की वो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको इस टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेदा स्टडीज ऐप के थ्रू। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट? टॉपिक 4, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।